नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध की और इन बिगड़े हालातों में यूक्रेन में फंसे भारतीयों की। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में वहां फंसे भारतीय और उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। वो सरकार से बार बार वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस और इनेलो का आरोप है कि बार बार चेताने के बावजूद सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए। हालांकि अब भारत सरकार ने भारतीयों की वतन वापसी की कोशिशें तेज कर दी हैं और उम्मीद की जा रही है कि कल तक कुछ लोगों की वापसी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने यह कदम उठाने में देरी कर दी, जो सवाल कांग्रेस और इनेलो की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच 2 दिन से भीषण युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ा ये युद्ध बहुत जल्द समाप्त होगा, इसके आसार भी कम नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय और उनके परिजनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं, जिसके लिए छात्र और उनके अभिभावक केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आज रात 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और कल ये भारतीय रोमानिया से देश लाए जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन बेहद परेशान हैं। ये परिजन सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। और मेरा लड़का यूक्रेन में एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए 4 साल पहले से वहाँ पढ़ाई कर रहा है। और जब युद्ध का जिक्र सुना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही है। तो प्रशासन से गुहार है हमारी है कि किसी तरह से हमारे बच्चे को यूक्रेन से लाया जाए। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये छात्र बंकर और मेट्रो स्टेशन में ठहरे हुए हैं, लेकिन वहां उनके सामने मूलभूत सुविधाओं की दिक्कतें आ रही हैं। यूक्रेन में वो 5th ईयर में है और अभी उसका 1.5 साल बचा हुआ है और बढ़िया पढ़ाई चली हुई थी, लेकिन एकदम से अचानक ये ऐसा वो हुआ, रूस ने वहां पे हमला कर दिया और खार्किव के अंदर रूस की सेनाएं भी घुस चुकी हैं। अब उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन ये आई हैं कि आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए। मेट्रो स्टेशन जो होता है बेसमेंट में होता है, बंकर की तरह होता है, क्योंकि रूस की सेनाओं ने कीव पे जो रिहायशी इलाके हैं उन पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। तो खार्किव में भी ये डर है कि वहां रिहायशी इलाकों में हमला ना कर दें, तो उससे हमें भी पैनिक है और बच्चों को भी डर लग रहा है कि भाई अब कैसे करें ऐसे युद्ध की स्थिति में, क्योंकि बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं है। वो सारे अभी एज ही क्या है उन लोगों की। हम तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए भी परेशानी है। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें बहुत सोच समझ के संभल के रहना पड़ता है। और वहां पे अब उनको खाने पीने की भी परेशानी है। पैसे उन्होंने एटीएम से ये एक्सचेंज करवाए, डॉलर एक्सचेंज करवाए, उन्होंने वहां की करेंसी तो ले ली है, लेकिन अब सारे के सारे मॉल बंद हैं, वहां पे सब बाजार बंद हैं। कहीं से कुछ खाने या सामान नहीं खरीद सकते। खाने पीने जो उन्होंने ले लिया, पानी या खाने पीने का सामान ले लिया, वो अब लेके मेट्रो स्टेशन पे चले गए हैं। उधर परिजनों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि वो दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। To the Prime Minister of India and the Foreign Minister to just look upon on this matter which is going on right now. Our children, they have been stuck there and we need help. We need some kind of established evacuation for them. And as every hour is passing on, the danger is going on increasing, I think so. And they are running out of the essentials. So we request Indian government to please help us. Please help us. हमारे बच्चे वहाँ यूक्रेन की ईस्ट साइड में फंसे हुए हैं, उनको प्लीज बाहर निकालिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा
कि अगर सरकार ने मेरे पत्र का संज्ञान लिया होता तो आज ये छात्र यूक्रेन में ना फंसे होते। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया। आज विशेष रूप से आपको इसलिए आमंत्रित किया था कि रूस का जो इश्यू है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध वहां पे छिड़ा हुआ है, उसमें हमारे भारत के 20,000 बच्चे जो हैं, जो मेडिकल की परीक्षा के लिए, जो डॉक्टर बनने के लिए जिन्होंने वहां पे एडमिशन ले रखे हैं, इस बात को लेकर के बहुत दिन से आशंका जताई जा रही थी कि रूस जो है यूक्रेन पे अटैक करेगा। हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, देश के प्रधानमंत्री जी की, कि समय रहते उन सब बच्चों को वहां से या तो वापस इंडिया बुलाना चाहिए था या उनको किसी सुरक्षित स्थान पे दूसरी कंट्री में किसी से बात करके वहां उनको शरण दिलवानी चाहिए थी। आपको बता दें कि यूक्रेन में अभी भी हालात बहुत खराब हैं। बमबारी लगातार जारी है। 20,000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जिसमें 2,000 हरियाणा के हैं जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब पल पल खराब और तनावपूर्ण होते हालातों के बीच सरकार कैसे इन भारतीयों का रेस्क्यू करेगी, इस पर देश भर की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और चलिए अब बिना देरी किए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ अरुण कौशिक जी हैं, जो कि परिजन हैं और इनकी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई हैं, पढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन इन हालातों के बीच में वो भी अब बेहद चिंतित और परेशान हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अत्रे साहब, मैं आपके पास आते हुए सर, कांग्रेस और इनेलो की ओर से सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, और मैं आरोपों पर नहीं जा रहा हूं सर। देखिए, वो विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन बात इतनी सी नहीं है सर। बात यह है कि जो देरी आपने की है, क्योंकि जो पहली एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें सिर्फ यह कहा गया था कि जो छात्र वहां पर रह रहे हैं या जो बिजनेस के पर्पज से वहां पर पहुंचे हैं या नौकरी वहां पर कर रहे हैं, जितने भी भारतीय वहां पर हैं वो यूक्रेन को छोड़ सकते हैं। और उसमें यह कहा गया था कि आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। उसमें यह नहीं बताया सरकार ने कि हम उसको लेकर आएंगे, आप लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम आपको लेकर आएंगे। सर, जब पहले ही सरकार को लाना था, सरकार को सब पता था कि हालात बनने वाले हैं, इतनी देरी क्यों कर दी इसमें? आपने पहले ही कर देते ये इंतजाम जो आज कर रहे हैं आप। देखिए अमित जी, जहां तक आपने विपक्ष की बात कही है, विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना नहीं होता। विपक्ष को तथ्य, सत्य, परिस्थितियां, उसका भी आकलन करना चाहिए। और जब ऐसी परिस्थिति हो कि हमारे बच्चे किसी दूसरे देश में ऐसे हालात में फंसे हों, तो विपक्ष का यह भी दायित्व बनता है कि इस विषय पे राजनीति ना करें। अब बात जो आपने कही, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की, उस वक्त इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी जो आज है, नंबर एक। दूसरा, हमारी भी कुछ छात्रों से बात हुई है वहां पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एडवाइजरी जारी की तो उन छात्रों का यह कहना है कि जिन विश्वविद्यालयों में वो पढ़ रहे थे या जिन कॉलेजेस में वो पढ़ रहे थे, उन कॉलेजेस ने उनको अलाउ नहीं किया। मतलब कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको आश्वस्त कर दिया गया कि ऐसे हालात नहीं बनेंगे, और इस वजह से वो छात्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी को भी इग्नोर कर दिया। चलिए, ये तो बात हो गई भूतकाल की, हम इस विषय पे बात ना करें, अब तो ज्यादा बेहतर है। आज की परिस्थिति क्या है, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, इस मामले में सरकार बहुत संवेदनशील है, क्योंकि जब किसी का अपना परिजन ऐसे हालात में होता है तो चिंता स्वाभाविक है, पैनिक होना भी स्वाभाविक है। अब जो भारतीय दूतावास है यूक्रेन के अंदर, भारतीय दूतावास रोमानिया, भारतीय दूतावास हंगरी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सबके अधिकारी बाकायदा इस काम पे लगे हुए हैं। और यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से कुछ नंबर जारी किए गए थे, जिन पे वहां रह रहे भारतीयों को ये कहा गया था कि वो तुरंत कॉल करके अपनी लोकेशन, अपनी परिस्थिति के बारे में जानकारी दे। एक तो ये स्पष्ट कर देता हूं कि 20,000 भारतीय लगभग वहां थे, लेकिन आज की जो संख्या है वो 16,000 है। 4,000 भारतीय जो है वो अपने हिंदुस्तान वापिस आ चुके हैं। ये मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। और आज ही रोमानिया के रास्ते
भारतीय छात्रों को ले जाया गया है। एक दल रोमानिया पहुंच चुका है, तो रात 9 बजे वहां से फ्लाई करेगा देश के लिए। सरकार ने बाकायदा C-70 ग्लोब मास्टर, आप जानते हैं सबसे बड़ा जहाज है जिसकी कैपेसिटी लगभग 500 लोगों को ले जाने की है, उनको बाकायदा लगाया गया है। तो जहां तक अपने छात्रों को देश में लाने की बात है, उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे लोग बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है। देखिए, ये परिस्थितियां हमारे सामने पहले भी आई थी। आपको याद होगा जिस वक्त सीरिया वाली समस्या थी, हमारे केंद्रीय मंत्री VK सिंह स्वयं गए थे। नहीं अत्रे साहब, मुझे पता है आप सीरिया का जिक्र करेंगे, आप ईरान का जिक्र करेंगे, आप अफगानिस्तान का जिक्र करेंगे, मुझे पता है। और ये बात सही है कि जो हालात जब पैदा हुए उस वक्त सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन यहां आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये देरी हुई है। भाई देखिए, आपने कहा नहीं, अत्रे साहब आपने कहा कि जब ये एडवाइजरी जारी की गई थी उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, यानी कि आप ऐसे हालात बनने का इंतजार कर रहे थे क्या? मैं वही कह रहा हूं अमित जी, जब सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी, अपने नागरिकों को ये कह दिया कि तुरंत वो देश को छोड़ दें, उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि आज सरकार ये कह रही है कि हम अपने खर्चे पे लेके आएंगे, मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं। क्योंकि अब परिस्थिति ये है कि यूक्रेन की जो एयरफील्ड है वो ब्लॉक हो चुकी है। सरकार, देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पुतिन जी से बात की, और पुतिन जी से बात करने के बाद हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब की आज ही यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात हुई है। और निर्णय यह हुआ है कि जिस तरह से यूक्रेन की एयरफील्ड ब्लॉक है, तो अपने छात्रों को सड़क मार्ग से पड़ोसी देशों में लेके जाया जाए, जो मैंने अभी जिक्र किया कि एक दल जो है वो रोमानिया पहुंच भी चुका है। ठीक है, तो मैं लौट रहा हूं आपके पास अमित जी कि बाकायदा रूसी सेना की सिक्योरिटी में हमारे बच्चों को ले जाया गया है रोमानिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो माननीय मोदी जी ने पुतिन जी से बात की है, उसका उद्देश्य ये भी था कि हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे देश में आ जाएं, इस तरह की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अत्रे साहब लौट रहा हूं मैं आपके पास। बजरंग दास जी, देखिए, ये सरकार बार बार ये मिसाल दे रही है कि भाई इससे पहले भी जिन देशों में हालात बुरे रहे, यहां तक कि अफगानिस्तान में इतने बुरे हालात थे, इन हालातों के बीच में भी अगर सरकार अपने लोगों को वापस ला सकती है तो यूक्रेन से वापस क्यों नहीं ला जा सकते हैं? तो कांग्रेस को इस पर शक क्यों है सरकार के ऊपर? क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि सरकार इन भारतीयों को वापस नहीं ला पाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है शर्मा जी। पहले तो मैं आपको वहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स है उनका वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, पता लगे। वो हमने सुना है, वो हमने देखा भी है सर। वहाँ क्या परिस्थिति है, वहाँ के स्टूडेंट कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं हमें भारत के अंदर वापस लाया जाए। ये आपके सामने है, ये वीडियो जो उन्होंने अपना इंटरव्यू चैनल के ऊपर दिया हुआ है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आपके चैनल जो नेशनल चैनल है, पूरा देश विदेश देख रहा है, उन्हें पता होना चाहिए भारत सरकार की कहाँ पर विफलता रही है। ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। बजरंग दास जी, ये मामला सामाजिक मामला है जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ केंद्र सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से जो हमारे भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं उनको लेके आए। हमारे लगभग 20,000 स्टूडेंट्स है, छात्र है वहां जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए फ्री लाने की व्यवस्था करे। जहां तक कि सारी दुनिया को पता था कि आपके सामने रूस द्वारा जो यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, कभी भी युद्ध हो सकता है, बार बार चेताया गया। जो भारत सरकार को चेतना चाहिए था, जो स्टेप आज उठाया भारत सरकार को, पहले उठाकर हमारे बच्चों को सुरक्षित भारत में लाना चाहिए था। क्या बात थी? अगर हालात खराब है उनको ले आते, हालात ठीक होना उल्टा भेज देते, सिर्फ खर्चा ही लगता और तो कोई बात नहीं है, जान जोखिम हो नहीं जाती। सरकार कहती है हमने तो बड़ा अच्छा कदम उठाया। बजरंग दास जी, अब तो सरकार ने ऐलान कर दिया है ना, बजरंग दास जी, अब तो सरकार ने ऐलान कर दिया है ना, 2 फ्लाइट जा रही है आज। एक फ्लाइट आज रात को चलेगी 9:30 बजे, एक 10:30 बजे जा रही है सर, आज जा रही है ना 2 फ्लाइट्स। सरकार ऐलान कर चुकी है इस बात का कि अपनों को वापस लेकर आ रहे हैं। पहले भी गई थी और पहले भी खाली आई है। ये जुड़ी नहीं है कि हम चाहते हैं अभी हमारी फ्लाइट जाए और भर के बच्चों को लेकर, अच्छी बात है। और दूसरा अत्रे साहब बता रहे हैं, अत्रे साहब ने ये जानकारी दी है कि भाई 20,000 थे, कुल 20,000 थे, जिसमें से 4,000 की वापसी हो चुकी है और अब सिर्फ 16,000 को वापस लेकर आना है। अत्रे साहब सही कह रहा हूं ना मैं?
बिल्कुल सही कह रहे हो बात नहीं सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा था, छात्र वहाँ पे सरकार को ये मानना चाहिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कमी रही है, ये बजरंग लापरवाही रही। मैं लौट रहा हूँ साहब, इनको ये जैसी बात पूरी करते हैं मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। ना तपाए इस मामले के अंदर, हालात खराब है, आज बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। जी जो बात कर रहे हैं वही रजनी भाई बात यहाँ पे फिर कर रहे हैं। मैंने बताया कि भारत सरकार अपने खर्चे पे छात्रों को वापस ला रही है, बनी हुई है। तो मेरी केंद्र सरकार से, भारत सरकार से ये अपील है कि वो एडवाइजरी जारी कर दी थी आज से 15 दिन पहले, और एडवाइजरी जारी करके यही कहा था कि तुरंत हमारे जो नागरिक वहाँ पे है वो देश को छोड़ दें। एडवाइजरी सरकार की तरफ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। बजरंग जी मैं आपके पास भी आऊंगा, अपने साहब आपके पास भी आऊंगा, और जी मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। सर जिसकी पीड़ा उसके लिए सुन लीजिए। बजरंग जी जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना अत्रे साहब, जिसके लिए आप दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए सर। उनके अपने फंसे हुए सर, उनकी क्या पीड़ा वो भी सुन लीजिए। अरे आप आपस में बाद में लड़ लेना सर, पहले उनकी पीड़ा तो सुन लें। बजरंग दास जी, अत्रे साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अत्रे साहब, बजरंग दास जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे सर आप आपस में लड़ते रहेंगे, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी पीड़ा क्या है। कभी भी युद्ध हो सकता है, आपने चेता नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आप राजनीति करते रहे, यूपी के अंदर चुनाव लड़ते रहे, आप पंजाब गोवा के अंदर चुनाव लड़ते रहे, आपको राजनीति जारी है। आप बच्चों भारतीय जारी कोई परवाह नहीं आपको, आप बात करते हो भारतीयों की, आप राजनीति मत कीजिए चैनल में बैठ के। आप ये कहे हमारी कमी नहीं है, हम ठीक करेंगे, हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ अत्रे साहब, मैं आ रहा हूँ। बजरंग दास जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अरे सर रुकिए ना, एक मिनट रुकिए तो सही। देखो बहुत अजीब सी बात हो रही है, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप दोनों झगड़ रहे हैं, आप उन्हीं की बात नहीं सुनना चाहते हैं। उनकी पीड़ा क्या है पहले वो तो सुन लीजिए। ठीक है, अरे अत्रे साहब पानी पी रहे हैं, आप भी पी लीजिए। बजरंग दास जी आप भी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठंडे हैं जी, ठंडे हैं। अरे सर ठंडा मुझे लग नहीं रहा ना, क्या मुझे लग नहीं रहा कि आप ठंडे हैं। स्थिति में फंसता है, ठीक है, रात को नींद नहीं आती, रात को खा मिलती है। ठीक है, ठीक है बजरंग दास जी मैं आ रहा हूँ। अरे सर आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, उनकी बात तो सुन ही रहे आप। ठीक है, ठीक है सुन लेते हैं। टिकट के मांगे इंडिया में लाने के लिए 67,000 रुपए। बजरंग दास जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। आज आपने प्लेन लगा दिया। बजरंग दास जी मेरी आवाज आपको आ नहीं रही है, आप सुन नहीं रहे जानबूझ के। अब सुन लीजिए थोड़ा सा। अरुण जी मैं अब आपके पास आना चाहूंगा सर। हमें ये जानकारी मिली है कि आपकी जो बेटियां हैं वो वहां पर पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी और वो यूक्रेन में फंसी हुई हैं सर। मैं सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हालात वो वहां के बयां कर रही हैं, क्या कह रही हैं वो। ऐसा जी वहां पे पढ़ने गई थी, वो अब 5th ईयर में है जी, और इन 5 सालों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अचानक ये युद्ध के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी, आज हमें और हमारी बच्चे वो दोनों के दोनों हम जानते हैं कि हमारे दिलों पे क्या गुजर रही है। बिल्कुल सही बात है। और इसके विषय में आपको सही बताना चाहूंगा, मेरी आज सुबह मेरी बेटी से बात हुई, उसने बताया कि पापा पूरी रात को हम मेट्रो के वहां पे बैठे थे, मेट्रो के अंदर कल उनको निर्देश दिए गए कि अपने फ्लैट छोड़ के मेट्रो के चले जाइए। मेट्रो स्टेशन पे वो रात भर रहे और 2 डिग्री टेम्परेचर में बगैर किसी कंबल के, बगैर किसी रजाई के 2 डिग्री टेम्परेचर पे वो बच्चे, मतलब कैसे उन्होंने रात गुजारी होगी। पूरी रात ना हम सो पाए ना वो सो पाए। जो गुजर रही है हमारे दिलों में गुजर रही है। और हम क्या बयान करें, अपने दिल की कहां किसको खोल के बताएं। नहीं बिल्कुल सही बात है अरुण जी, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है, बिजली की दिक्कत, पानी की दिक्कत, और भी जो चीजें खाने पीने की बड़ी समस्या वहां पर आ रही है। एटीएम बताया जा रहा है पूरी तरह से खाली पड़े, एटीएम में पहले लाइन लग चुकी है, लोग आपाधापी में पैसे निकाले लेकिन अब पैसे ही नहीं है एटीएम में, तो समस्याएं आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है और आपकी पीड़ा को हम अच्छे से समझ भी सकते हैं। लेकिन अरुण जी एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये निकलकर जानकारी सामने आ रही है कि 2 फ्लाइट्स आज ही भेजी जा रही हैं। पहली फ्लाइट 9 बजे जाएगी रात को और उसके बाद 10:30 बजे एक फ्लाइट जानी है। तो आपकी जो बिटिया है, क्या उनका कंफर्म हुआ है कि इन 2 फ्लाइट में वो आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, या उनके साथ और भी जो उनके फ्रेंड्स वहां पर फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी इस बारे में आपके पास? नहीं, इन फ्लाइट्स में आने का उनका कोई वो नहीं है जी। वो ईस्टर्न पार्ट पे हैं यूक्रेन के, और ये फ्लाइट्स जो आनी है ये वेस्टर्न पार्ट से आनी है।
पोलैंड है, रोमानिया है, ये वेस्टर्न पार्ट पे पड़ते हैं। हंगरी है, ये कंट्रीज वेस्टर्न पार्ट पे हैं। और मेरी बिटिया है जो खार्किव में है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो ये सरकार अब कदम ले रही है, पहले कदम क्यों नहीं उठाए ये? बिल्कुल, जब यही हमारे सवाल छात्र हम वहां पे फंसे हुए थे, कोई ये तो था नहीं कि एक दिन में आप 20,000 छात्रों को ले आओगे या 5 दिन में 20,000। एक फ्लाइट जाती है, एक फ्लाइट मुश्किल से 220, 30, 40 बच्चों को लेके आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, एयर इंडिया की जो फ्लाइट गई, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था, मैं खुद एक बच्ची का पिता हूं, मेरी बेटी वहां पे पढ़ रही है, मैं जानता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब कोरोना काल आया था कि आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए। आपदा में अवसर ये एयर इंडिया ने और सरकार ने ढूंढा है। आपदा में अवसर, जो टिकट 20 से 25,000 रुपए में टिकट मिलती थी, आज वो टिकट 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में ये टिकट बेची गई। और जबकि दूसरे कंट्रीज की जो एयरलाइंस थी, वो चाहे आप टर्किश एयरलाइंस ले लीजिए या दूसरी एयरलाइंस ले लीजिए, वो उसी रेट में लेके आ रही थी। हमारे देश की जो जहां के बच्चे फंसे हुए हैं, वहां से उनको लूटने का काम किया जा रहा है। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस कोरोना काल में इतनी बुरी दुर्गति उनकी हो गई थी, उनकी फीस देने के पैसे उनके पास नहीं है। वो 1 लाख रुपए फीस देके भी कहीं से कर्जा पहले हो रखा था, अब फिर और कर्जा उठा के वो अपने बच्चों को लाने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट कंफर्म नहीं हुई। जो ये मेरे साथी अभी कह रहे थे कि भाई 15 दिन पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, 15 दिन में बच्चे आते कितने, कितनी फ्लाइट आई है, कितनी फ्लाइट सरकार ने भेजी है उस समय पे। सरकार को चाहिए था इवैक्यूएशन के लिए, सबको दिखाई दे रहा, हमें भी दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी बेटी की फ्लाइट कंफर्म करने की कोशिश की, उसकी 6 तारीख की 6 मार्च की कंफर्म हो रही थी। फिर मैंने बेटी ने कर दिया, 6 मार्च वाली हमने पे कर दिया। उसके बाद मैंने बेटी को कहा, मैं बेटा ये तो बहुत लेट है मां, तब तक तो जो होना होगा हो जाएगा, क्या करोगे आप 6 तारीख का वो करके, तब तक तो ठंडा ही मामला हो जाएगा, आप जल्दी करो। फिर एक चार्टर्ड फ्लाइट वहां से बुक की गई, वहीं के बच्चों ने आपस में मिलके, एक हरदीप है वहां पे, हरदीप सिंह, उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट बुक की। उस फ्लाइट में उनके जहां हमारी एयर इंडिया 70,000 से 1 लाख के बीच ले रही थी, वो 49,500 में चार्टर्ड फ्लाइट बुक हुई। लेकिन वो 26 तारीख को थी, 24 तारीख को वहां पे अटैक हो गया, तो 26 तारीख को अब वो आएगी कैसे? वो एयरपोर्ट ही बंद है, तो अब बच्ची आएगी कैसे? तो ये सरकार की बहुत सारी कमियां रही हैं। जो ये मेरे मित्र कह रहे हैं कि भाई सरकार ने 15 दिन पहले एडवाइजरी दी, मेरी समझ में नहीं आता। आप बता दो ना कैसे आते हैं? रोज की 200-250 बच्चे आते हैं, 200-250 बच्चों में क्या इतने दिन में पूरे बच्चे आ जाते हैं? बिल्कुल सही बात है। अत्रे साहब, एक एक करके जवाब मैं आपसे चाहूंगा इन सारी बातों का। देखिए, इसी बात का हम जिक्र बार बार आपसे कर रहे थे भाई। देखिए, वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा सर, जमीन पर क्या काम हो रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। जमीन पर यह दिखाई दे रहा है कि सर यहां लापरवाही हुई है, यहां कहीं ना कहीं चूक आपसे हुई है, यह बात आप मानिए, स्वीकार करिए इस बात को। देखिए, ऐसा है अभी जी, जहां तक बात है कि एडवाइजरी जारी करने के समय की परिस्थिति क्या थी, अगर उस वक्त जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जियो पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह की जानकारी आ रही थी, जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये कोशिश हो रही थी कि ये हालात पैदा ना हो, ये लड़ाई ना हो, ये युद्ध ना हो, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह की कोशिशें रहती है, वो बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी, उसके ऊपर चर्चा करने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से अभी लड़ाई ना हो उस टाइम पे आप बच्चों को ले आते, लड़ाई ना होती वो बच्चे वापस चले जाते बाद में, इसमें क्या बुराई थी? हो तो स्वाभाविक है, आप पैनिक भी होंगे, आपको इस बात की घबराहट भी होगी, इस बात को मैं भी समझता हूं। मैं केवल जो यहाँ पे कह रहा हूं कि जब सरकार एक एडवाइजरी जारी करती है, और यही एक नहीं अत्रे साहब, लेकिन वो जो एडवाइजरी थी अत्रे साहब, उस एडवाइजरी में तो आपने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया था ना, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था सर। भाई आपने सिर्फ एक एडवाइजरी जारी कर दी, भारतीय दूतावास की ओर से एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप यूक्रेन छोड़ सकते हैं, उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब जब हालात बिगड़ गए, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, जब गेंद बिल्कुल पाले से निकल चुकी है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम अपने खर्च पर लेकर आएंगे, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक तो ये काम पहले भी कर सकते थे ना आप। नहीं अमित जी, सुनिए, आप थोड़ा सा 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक समय वो था जब यूक्रेन की एयरफील्ड ओपन थी, या अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यूक्रेन से चल रही थी। आज स्थिति यह है कि एयरफील्ड ब्लॉक हो चुकी है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हो चुकी हैं। अगर आज हम ये उम्मीद करें कि हमारे छात्र वहां से खुद उड़ान ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब तो ये सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती है कि किसी तरह से यूक्रेन से वैकल्पिक मार्गों के जरिए उनको देश में लाया जाए, और वैकल्पिक मार्ग सरकार ने चुने हैं वहां के पड़ोसी देश, चाहे वो रोमानिया है, चाहे वो हंगरी है, चाहे वो पोलैंड है।
और सरकार ने बाकायदा स्थानीय दूतावास और जो पड़ोसी देशों के दूतावास हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बाकायदा कैंप स्थापित किए हैं, चाहे वो रोमानिया के बॉर्डर पे है, पोलैंड बॉर्डर पे है, हंगरी बॉर्डर पे है, और नंबर जारी करके ये व्यवस्था की है कि वहां जो हमारे छात्र हैं उनको उन कैंपों तक लेके आया जाए सड़क मार्ग से, और वहां से पड़ोसी देश में लाके उसको एयरलिफ्ट किया जाए। ये स्थिति जो ये व्यवस्था सरकार ने अब बनाई है, और इसी व्यवस्था के तहत जिन 2 उड़ानों का जिक्र आप कर रहे हैं उनके अलावा, जैसे अभी अरुण जी भी कह रहे थे कि एक फ्लाइट में कितने लोग आ जाएंगे, इस बात को हम भी समझते हैं। साहब देखिए, व्यवस्था तो आपने ये भी की है, मास्टर को लगाया गया ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक फ्लाइट के अंदर, लेकिन सवाल ये है ना कि जो व्यवस्था की जा रही है सरकार की ओर से वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है सर। ये भी शिकायतें सामने आ रही हैं, और अरुण जी इस बात को बता सकते हैं, शिकायतें ये भी सामने आ रही हैं कि भारतीय दूतावास की ओर से जो नंबर जारी किए गए थे वो नंबर्स किसी काम के नहीं है, उन नंबर्स पर कॉल नहीं लग पा रही है, और कॉल लग भी पा रही है तो किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है बच्चों को। अब 20,000 बच्चे वहां पे फंसे, चलो उनमें से 16-17,000 बच्चे अब बचे हुए हैं। ठीक है अत्रे साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अरुण जी मैं भी आ रहा हूं आपके पास, अभी आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं लौट रहा हूं, मुझे मजबूरन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जल्द लौट रहे हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर बीमारी के उपचार के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प, प्रतिदिन दोपहर 1:30 पर, केवल हर खबर हरियाणा पर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अपनेपन की ढूंढता, दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त जंग लगातार जारी है, और इस जंग के बीच सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि भारतीयों की वापसी कैसे होगी, इन भारतीयों को वापस कैसे लाया जाएगा। हालांकि सरकार बार बार इस बात का दावा कर रही है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा सचेत है, सतर्क है, जागरूक है, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इनकी वतन वापसी हो, और इसके लिए अब स्पेशल फ्लाइट चलाने का फैसला भी सरकार ने कर लिया है। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनेलो पार्टी की ओर से, तमाम विपक्ष की ओर से कि सरकार ने इस मामले में फैसला लेने में बहुत देरी कर दी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ बीजेपी की ओर से हैं, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से हैं, और अरुण कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि परिजन हैं और इनकी बिटिया मेडिकल की पढ़ाई कर रही है यूक्रेन में, और वो भी बिटिया वहां पर फंसी हुई है, जिससे वो बहुत ज्यादा चिंतित यहां पर नजर आ रहे हैं। अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, मैंने आपको बीच में टोका था सर, अब आप बोल सकते हैं। जी, मेन कहानी तो यही थी कि अब बच्चे हैं वहां पे फंसे हुए हैं। सरकार को अगर ये जो सरकार अब कदम उठा रही है, मैं कह रहा हूं हमारे से पैसे ही ले लेती सरकार, हम पैसे देने में मना नहीं करते, पैसे ले लेती, लेकिन ये कदम पहले उठाने चाहिए थे, इवैक्यूएशन का पहले कदम उठाना चाहिए था। एक बार बच्चों को बुला लेते यहाँ पे। अभी आतिश जी कह रहे थे कि भाई बच्चों के ऊपर छोड़ी गई थी, ये एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब बच्चे आना चाहते थे, लेकिन इतनी फ्लाइट्स थी कहां कि वो बच्चे आ जाते। सरकार वो अरेंजमेंट करती, फ्लाइट्स बढ़ाती,
बच्चे आ जाते तो दोबारा जाने में क्या दिक्कत थी? अगर हालात, सरकार ये लगा रही थी कि हालात सामान्य रह सकते हैं, अगर सामान्य रह सकते हैं, सामान्य रह भी जाते, कुछ टाइम बाद कॉलेज में दोबारा वो होता तो बच्चे दोबारा जा सकते थे उल्टे, क्या दिक्कत थी? लेकिन उस टाइम लाना जरूरी था एक बार। जी अत्रे साहब। देखिए मैं एक बात कहता हूं, मैं अरुण जी की मानसिक स्थिति को समझ सकता हूं, लेकिन अरुण जी जो तर्क दे रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। मेरे साथ, खुद के साथ हुआ, जिस वक्त कोरोना की सेकंड वेव थी, मेरे बेटे का एक कनाडा से आया था, और जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जो एयर कंपनी थी उसने मना कर दिया कि हम आपको नहीं ले जा सकते, कनाडा में इंडियंस की जो फ्लाइट है वो बैन हो गई थी उस दौरान। अब उस बच्चे की प्रॉब्लम ये थी कि उसका वहां की सिटीजनशिप के लिए पेपर होना था, जिसके लिए उसको पहुंचना बड़ा जरूरी था, लेकिन कनाडा के लिए फ्लाइट बंद हो गई। तो उस बच्चे ने वैकल्पिक मार्ग चुना, वो 6 कंट्री से घूम के कनाडा पहुंचा, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो पेपर उसका मिस ना हो जाए। मेरा केवल इतना कहना है कि जब ऐसी परिस्थिति थी कि एयरफील्ड ओपन थी, फ्लाइट्स ओपन थी, तो हमें इस बात को, सरकार की एडवाइजरी को सीरियस लेके कुछ ना कुछ वैकल्पिक मार्ग चुनना हमारी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब ये परिस्थितियां उलट हो गई, एयरफील्ड ब्लॉक हो गई, तब सरकार ने व्यवस्था करनी शुरू की कि हम अपने खर्चों पे इवैक्यूएट करेंगे, और वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो किसी के लिए कोई आसान नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में वापस लेके आया जाए, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की, चाहे पुतिन जी से बात करने की बात हो, चाहे विदेश मंत्री से बात करने की बात हो, चाहे रोमानिया के राष्ट्रपति से बात करने की बात हो। अब देखिए, जो इन बच्चों को बाय रोड हंगरी ले जाया जाएगा, बुडापेस्ट, वो बुडापेस्ट से फ्लाई करेंगे। जो रोमानिया में लेके जाया जाएगा, उनका हो सकता है उनका वैकल्पिक मार्ग दूसरा चुनना पड़े। तो आज की परिस्थितियों के अनुसार सरकार ने निर्णय ले लिया। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा देखिए, मैं मनोस्थिति समझ सकता हूं, लेकिन सरकार पूरी संवेदनशील है कि अपने एक एक बच्चे को सुरक्षित अपने देश में लेके आया जाए, और उसके लिए लगातार सरकार लगी हुई है, और बहुत जल्द हमारे बच्चे हमारे बीच में होंगे। जी बजरंग जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से आप। अमित जी, मैं ये कह रहा था, हाँ नहीं आ रहा हूँ अरुण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। ये बजरंग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपके चैनल में जो दिखाया जा रहा है और हर एक चैनल में दिखाया जा रहा है, हर एक को पता है क्या स्थिति रही। हकीकत में सरकार को इसके ऊपर बहस करने के बजाय ये मानना चाहिए, हाँ कहीं ना कहीं कमी रही है, लापरवाही रही है। ये बात अरुण जी ने स्पष्ट किया, और भी पीड़ित परिवार उन्होंने भी किया, जो हमारे बच्चे वहां बैठे उन्होंने भी कहा कि किस प्रकार हमसे पैसे नाजायज लिए गए, 70,000 से 1 लाख रुपए तक का टिकट के नाम के लिए गए। जबकि अगर सरकार चाहती, सरकार को हालात पता था, कभी भी हमला हो सकता है, कभी झगड़े हो सकते हैं, तो ये प्लेन बढ़ा के, फ्लाइट बढ़ाकर बच्चों को ला सकती थी, और सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया। इस सरकार ने देखा ये तो लाना पड़ेगा, ये कोई सिस्टम ही नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद पड़ी है, सब सिस्टम बंद पड़ा है, जब जाके सरकार ने फैसला लिया भी हम उनको फ्री में लेकर आएंगे। तो मेरी सरकार से एक ही अपील है कि सरकार उन बच्चों को, जो भारतीय जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनको सुरक्षित भारत में लेकर आए। हमारी यही अपील है। इस मामले में हम किसी ज्यादा बहस करें, सरकार की लोचना करें, ये लोचना की बात नहीं है, ये एक शिष्टाचार की बात है कि हमारे बच्चे तो हैं, 20,000 हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, कि जिसका बच्चा को कोई तकलीफ हो जाए उसको पता है। अगर मेरा बच्चा वहां बैठा हो और मैं इंडिया के अंदर बैठा हूं, मैं रात को सो सकता हूं क्या? ना बच्चे का नींद आए ना हमें नींद आए। बच्चे तो देखो आप, भारी ठंड के अंदर मेट्रो के अंदर सो रहे हैं और भूखे प्यासे हैं। ये भारत सरकार क्या कर सकती है? क्या आपको फैसिलिटी दे सकती है? इन्होंने कह दिया हमने तो 2 फ्लाइट भेज दी थी और वहां से हम लेके आ रहे हैं। आपने पहले कदम क्यों उठाया? इन्होंने ये भी साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमारी तो जो जुम्मेवारी थी, हम जुम्मेवारी शुरू हुई है, पहले आपकी जुम्मेवारी नहीं थी। आपने गाइडलाइन शुरू कर दी, आपको गाइडलाइन जारी की, आपको पता था कि हालात खराब है, आपने जब भी तो गाइडलाइन जारी की। और हालात ठीक होते आप क्यों गाइडलाइन जारी करते? तो आपने गाइडलाइन जारी की, उस टाइम आपने फ्लाइट बढ़ानी चाहिए। ये फ्लाइट बढ़ा दी है, हम आपको फ्री लेकर आएंगे, आप आओ। हमारा ही तो पैसा है, सरकार का पैसा कहां से आया? पैसा हमारा है, जनता जो टैक्स देती है वो पैसा है, उससे खजाना बढ़ता है। जब भारत सरकार हमारे भारतीयों की जान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो लंबे लंबे डिंग मारने का
किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। अब हमारे जो बच्चे फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, मेरी हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से अपील है, उनको सुरक्षित लाने का काम करे। पीड़ित परिवार का आप दुख समझे, क्या दुख है, उसके जो भी कदम केंद्र सरकार उठा सकती है, उसको कठोर से कठोर कदम उठाने की मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है। इस मामले में मुझे यही कहना है। हाँ अरुण जी बोलिए, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। जी मैं ये कह रहा हूं, सरकार आज के समय कह रही है कि हम फ्री में लेके आएंगे बच्चों को। आज के समय फ्री में लाने की बात हो रही है। हम कह रहे हैं उस समय हमारे से किराया ले लेते, जायज किराया ले लेते, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा देते, हमारे बच्चे आ जाते। अभी अत्रे जी ने बताया कि एक बच्चे का कनाडा के अंदर वो था और वहां पे वो वैकल्पिक मार्ग चुन के गया। मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दे, ऐसी एडवाइजरी आप जारी कर रहे हैं, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दे। देश के नागरिकों को ये बता रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए वैकल्पिक मार्ग चुनिए। मतलब जहां 20-25 हजार किराया लगना था, आप 1.5-2 लाख रुपए लगा के इंग्लैंड से घूम के आइए, यहां से नहीं। वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट जो जा रही थी वही आप किस लिए, आप किस चीज का बचाव कैसे कर रहे हैं कि जो 70,000 से 1 लाख रुपया ले रही थी किराया, किस चीज का ले रही थी? क्या उस समय वो भारत के नागरिक नहीं थे? वो भारत का भविष्य नहीं है क्या वो बच्चे जिनसे आप 70,000 से 1 लाख के बीच किराया ले रहे थे? क्या सोच के ले रहे थे? क्या आपको दिखाई नहीं देता था? उस समय सरकार की जमीन भरी हुई थी क्या? आज ये सरकार अपने आप को एहसान दिखाना चाहती है जनता के ऊपर कि हम फ्री में लेंगे। अरे हम कहते हैं हम उस टाइम पे जायज किराया लेते, फ्लाइट बढ़ाते, हम किराया देने को तैयार थे। आज एहसान दिखाने की बारी कर रहे हैं। यात्री जी कह रहे हैं कि फ्री में लेके आएगी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अरे उस टाइम जिम्मेदारी नहीं थी क्या सरकार की? उस टाइम कहां पे सरकार की जमीन भर गई थी? बिल्कुल सही बात है। देखिए आपका गुस्सा, मैं नहीं अमित, मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक बात को बार बार जो अरुण जी कर रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट आप बढ़ा देते। अभी जब ये आपने ब्रेक लिया था ना, मैंने गूगल सर्च किया और मैंने ये चेक किया कि कीव से किस किस एयरलाइन की फ्लाइट हमारे एयर इंडिया का आप यूं बताइए आत्रे जी, एयर इंडिया की फ्लाइट 70,000 से 1 लाख के बीच किस लिए लिया? किस लिए किराया 70,000 से 1 लाख ले रही थी? क्या उस टाइम पे भारत के वो बच्चे नहीं थे क्या? भारत के वो बच्चे या वो पाकिस्तान के बच्चे थे? एरोफ्लोट रशियन एयरलाइन है, लड़ाई से पहले वो भी चालू थी, उसकी 4 फ्लाइट्स हैं। एयर इंडिया की 4 फ्लाइट्स हैं। ये तो मैंने अभी, हाँ, अमीराट्स एयरलाइन की 3 फ्लाइट हैं। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी मनस्थिति को हम समझते हैं, हम आपके इस दर्द को भी समझते हैं, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात बनने से 15 दिन पहले, लेकिन 20 दिन पहले जब एयर इंडिया अगर इस तरीके से मनमाना किराया इस संकट की घड़ी में अगर वसूलेगी तो वो कहीं निजीकरण का कहीं वो तो नहीं है, नुकसान तो नहीं देख रहे हैं? ऐसा तो आपदा में अवसर ढूंढ रही है ये कंपनियां, सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही थी और आज एहसान दिखा रही है। ये कौन सा तरीका है? आप किसी भी एयरलाइन दुनिया की उसकी टिकट की सर्च कीजिएगा पर्टिकुलर टाइम के लिए और आप दिन में 4 बार सर्च कीजिएगा उसको, वो लॉगरिथम क्या करता है ये आप देखेंगे तो आपके सामने ये फैक्ट भी आ जाएगा। मैं बता रहा हूं जी, चार्टर्ड फ्लाइट बुक की, चार्टर्ड फ्लाइट 19,500 में बुक हो रही थी। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मान लीजिए एयर इंडिया की टिकट आपको लग रहा था तो आप KLM के लिए सर्च कर सकते थे, आप एरोफ्लोट के लिए कर सकते थे, आप एमिरेट्स एयरलाइन के लिए सर्च करते रहे। आप ये बताइए ना उस समय पे कौन सी फ्लाइट खाली आई है? आप ये बताइए यूक्रेन से कौन सी फ्लाइट उस समय पे खाली आई है? सब पे सर्च करके सब फ्लाइट में बच्चे आए हैं। जो मैंने खुद बच्चों से बात, जिन्होंने एडवाइजरी जारी हो गई थी, लेकिन जिन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे वो विश्वविद्यालय में क्लियरेंस नहीं थी, वो विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन उनको एश्योर करता रहा कि ऐसे हालात नहीं बनेंगे। चाहे आप ये बताइए कौन सी फ्लाइट खाली आई? आप कोई फ्लाइट बताइए यूक्रेन से कि यूक्रेन से वो फ्लाइट खाली आई, उसमें सीट बची हुई थी। हर फ्लाइट के अंदर बच्चे आए हैं, लेकिन सरकार ने ये नहीं समझा। एडवाइजरी तो जारी कर दी, लेकिन उसके लिए प्रबंध नहीं किया कि उन बच्चों को लाए कैसे। केवल एडवाइजरी जारी करने से काम नहीं चलता, उसके लिए प्रबंध भी करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। कीव से अगर आपको फ्लाइट नहीं मिल रही थी, आप बुडापेस्ट की फ्लाइट लेते, बुडापेस्ट से सर्च कर लेते, उस वक्त एयरफील्ड ओपन थी। हम 15 दिन 20 दिन पहले की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इस तर्क में जाने के आज ये कोशिश है कि बच्चों को सुरक्षित देश में कैसे लाया जाए और सरकार नहीं। लेकिन अत्रे साहब अभी तो सिर्फ 2 फ्लाइट्स का ऐलान किया गया ना अत्रे साहब, अभी तो सिर्फ 2 फ्लाइट्स का ऐलान किया गया है। आप बता रहे हैं कि भाई जो फ्लाइट्स जा रही है, जो फ्लाइट जाएगी उसमें 500 की उसमें क्षमता है, 500 की कैपेसिटी है कि 500 लोगों को एक साथ ला सकती है और 500 500 1000, लेकिन सर 16,000 आप समझ रहे हैं,
यानी कि 15,000 लोगों को और आपको वापस लाना है, और किस इस युद्ध के बीच, इन हालातों के बीच कैसे संभव हो पाएगा? 16,000 छात्र वहां पे फंसे हुए हैं, कितने दिन में उनको लाएंगे अगर ये अरेंजमेंट करेंगे तो? ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। इस जहाज के अंदर 500 लोगों को लाया जा सकता है। जिस जहाज को लगाया गया, हमारे देश में केवल एक ही C-70 ग्लोब मास्टर नहीं है अमित जी, पहले तो इस बात को समझिए। जो नॉर्मल एयर फ्लाइट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 245, 325 इस तरह की रहती है, ये उससे कई बड़ा जहाज है। और दूसरा एक और जानकारी देता हूं, भारतीय वायुसेना ने अभी 1 घंटा पहले ये कहा है कि भारतीय वायुसेना अपने बच्चों को वहां से लाने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना अपने जो एयरक्राफ्ट है उनको भेज के वहां से लेके आ सकती है, जो हमारे माल ढोने वाले जहाज होते हैं। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी 5 मिनट पहले मैंने, जब अपनी ब्रेक थी तो मैंने उनका ट्वीट भी एक चेक किया, जिसमें उनकी यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात हुई है। जहां यह समस्या है कि बच्चों को शेल्टर लेना पड़ा, जब उनको यह कहा गया कि आप सुरक्षित स्थान पे चले जाइए जहां से आपको पिक किया जाएगा रोड के जरिए, वहां पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट से मदद ली जा रही है कि उन बच्चों को बॉर्डर तक लेके आया जाए, और बॉर्डर से आगे रशियन मिलिट्री की प्रोटेक्शन में उनको लाया जा रहा है कि उनको किसी तरह के बच्चों की जान जोखिम में डालकर ये प्लानिंग बनाई जा रही है। बच्चों की जान जोखिम में डाल दी जा रही है, ये प्लानिंग बनाई जा रही है। वायुसेना की बात भी आ गई, विदेश मंत्री की बात आ गई। ये 15 दिन पहले विदेश मंत्री का सुत्ता बड़ा था, जब विदेश मंत्री ध्यान नहीं दिया, उससे उसने बात नहीं की, उसने लाने के लिए बच्चों को। आज विदेश मंत्री भी खड़ा हो गया, आज वायुसेना भी आपकी आ गई, पहले आपने कुछ नहीं किया, पैसे वसूलते रहे, ध्यान ही नहीं दिया। आप ये तो मानते नहीं, हमारी कमी नहीं है, उसके बाद रही है, हम सुधार रहे हैं, हम सुधारेंगे, हम काम करेंगे, ये नहीं करते। आप अपनी बात को बड़ी कर रहे हो, अपनी लकीर बड़ी खींच रहे हो। मतलब क्या है, भारतीय नागरिक की जान को खतरे में डालकर फिर भी आप अपनी आप कह रहे हो हमारे केंद्रीय मंत्री बात कर रहे हैं, हमारी वायुसेना बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं, हमने 2 प्लेन भेज रहे हैं, 2 प्लेन इन बातों में कुछ नहीं होता। ये दूसरी बात नहीं हो रहा है, ये टीवी बहस के ऊपर बैठकर गीत गाने घोषणा करने, एक एक करके बदन जी पहले सुन लीजिए उनको, बदन जी पहले सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए एक एक करके, ऐसे किसी को किसी बात समझ नहीं आएगी। हाँ, तो समझ तौर पे कहता हूँ, पहले अत्ते साहब को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये अपने साथ मैं केवल इतना कह रहा हूँ अपनी बात कि जिस तरह की व्यवस्था पिछले 1-2 दिन क्योंकि जब ये हालात बने उसके बाद सरकार ने, आपको याद होगा कल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी अपने टोल फ्री नंबर जारी किए बताया कि हरियाणा के जो बच्चे वहाँ पे हैं तुरंत उनके परिजन जो है उनके संपर्क करें, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने नंबर जारी किए। तो मैंने कहा कि 4,000 भारतीय हमारे आ चुके हैं 30,000 में से, वो 4,000 भारतीय इसी वजह से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करके उनको अवेयर किया, उसके बाद उनको हेल्प किया। जब उन्होंने गाइडलाइन जारी की, जब उन्होंने गाइडलाइन जारी की, बजरंग जी को थोड़ा समझ में आएगी ये बात, बजरंग जी लोग हमेशा कोशिश करते रहे, लेकिन राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर सरकार की कोशिशें और कोशिशों की प्रेरणा की, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो कोशिशें हो रही हैं और उन कोशिशों की वजह से बच्चे वापिस आए, ये महत्वपूर्ण विषय है, ना कि आपकी ओसी राजनीति। ठीक आप करते हो अरुण जी राजनीति करते हो, जात पात की राजनीति आप करते हो, भाई को भाई साहब बिठाते हो। हाँ बोलिए आप बच्चों छोड़ दिया, बदन जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए उनकी सुन लीजिए। आपने क्यों नहीं कदम उठाया? मैं ये जानना चाहता हूँ, भगवान को जान दे रही है, आप लोग बराबर है, दुख सबको होता है। आप ये में सोचो जिस वक्त इराक के अंदर अटैक हुआ था क्या किया बच्चे हैं, बाकी लोगों को छोड़ने की आप ये सोचो जिसका गलत काम हुआ है, ये सोचो राजीव गांधी जी की सरकार से क्यों हो गई थी, राजीव गांधी की परिवार के आंसू देखो, समझा रहे हैं आप ये बच्चे वहाँ फंसे होंगे, उसमें पढ़ो, आपको कोई राजनीति करना नहीं चाहता, गीत गा रहे कांग्रेस उसने ये कर दिया, अपने गीत गा रहे हैं,
अपने ढोल पीट रहे हैं। इस तरह की बहस का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बड़ी तकलीफ है इस बात की, जो हमारा भारतीय नागरिक वहाँ फंसा हुआ है और आप उसके अंदर हम लगेंगे भारतीय नागरिक से। बजरंग दास जी फिर भाई घूम फिर के बात आ जाती है। बजरंग दास जी आके चैनल के ऊपर आए बाएं साएं उल्टा सीधा बोलना, बस तरह की बात कर लो। अगर कोई विषय आपके पास है उसकी चर्चा कीजिए, अगर कोई आपके पास मशवरा है उसकी बात कीजिए, कोई सलाह है उसकी बात कीजिए। बच्चों की ऊपर से लेके तक नीचे तक किसी नेता के पास ना कोई तय है ना कोई मशवरा है। देखिए बजरंग जी मेरी बात सुनिए। बजरंग जी नहीं, वही तो मैं इनसे कह रहा हूँ जी, कोई समझे तब ना। बजरंग जी ठीक है, एक ही बात आप कहे जा रहे हैं, लेकिन बजरंग जी ये भी बात आप समझिए ना। एक एक करके सर, एक एक करके आप चैनल पे अत्रे साहब एक मिनट। बजरंग जी की ये आदत है पुरानी, ये नॉन स्टॉप बोलते हैं। एक सेकंड अत्रे साहब पहले आप चुप होइए, फिर मैं उनको चुप करता हूँ। अत्रे साहब एक मिनट आप चुप होइए एक मिनट। बजरंग दास जी, एक सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यही है कि आप ना नॉन स्टॉप बोलते चले जाते हैं, किसी दूसरे की ना सुनते हैं ना सुनने देते हैं, गलत बात है भाई। सुन तो लिया, नहीं सुनाओगे अमित जी, आप अपनी बारी पे बोलिए ना सर, आप अपनी बारी पे बोलिए ना सर। हमारे ये कर दिया, वायुसेना ये कर दिया, तो प्लेन भेज दिया। अरे बजरंग दास जी अफगानिस्तान में इससे भी बुरे हालात थे सर। बजरंग दास जी अफगानिस्तान में इससे भी बुरे हालात थे, यही सरकार लेकर आई थी। बजरंग दास जी बच्चों को लेकर आए। बजरंग दास जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। बजरंग दास जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बजरंग दास जी थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई। अफगानिस्तान में तो इससे भी बुरे हालात थे, लेकिन सरकार वापस लेकर आई ना, और उन्हीं हालातों के बीच लेकर आई, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। इतनी जल्दबाजी किस बात की आपको? जैसे आपका देश अमित भाई का जो देश, और बोलिए। मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? जो अमित भाई आपका मानता हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं यही तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि कम से कम आप अपनी बारे में बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए ठीक है, सरकार से थोड़ी बहुत हो सकता है चूक हुई हो, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि अफगानिस्तान में इससे भी बुरे हालात थे, और उन हालातों के बीच में भी सरकार ने वतन वापसी कराई थी अपनों की, भारतीयों की वापसी हुई थी। सरकार इस बात के लिए अश्योर करती है, विशेष रूप से मैं उनकी भी समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। सरकार लगी हुई है और सरकार बच्चों को सुरक्षित वापस लेके आएगी, इस बात के लिए पूरा भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, हम आपके साथ हैं अत्रे जी, हम आपके साथ हैं। नहीं, आप साथ हो नहीं सकते, आपको राजनीति का मौका कब मिलेगा अगर आप साथ हो जाओगे? इन विषयों को समझते हैं, अगर आप जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखते तो आप ये चिल्ला चिल्ली करते ही नहीं। आपको पता ही नहीं जियो पॉलिटिक्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो क्या रहा है, आपको पता ही नहीं है कि अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए आपको लगातार 6 कंट्री के राष्ट्रीय अध्यक्षों के संपर्क में रहना, उनके दूतावासों के संपर्क में रहना, उनके डिफेंस सिस्टम के साथ संपर्क में रहना, उसके बाद अपने बच्चों को वहां से एडमिट करना। आपको इन बातों की जानकारी का है, आप केवल या बैठ के सुना सकते हो, बस आए बाएं साए ये बोल सकते हो। राजनीति करते हैं, बच्चों की चिंता है, आपको इस बात का कोई कतई फिक्र नहीं करना। आपकी पार्टी की विशेषता रही है। ठीक है, लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, ठीक है अत्रे साहब, ठीक है अत्रे साहब, दूसरे की आवाज तो समझ में है कम से कम। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, समझने को तैयार ही नहीं है कोई। समझ अत्रे साहब को पता नहीं क्या होगा, अत्रे साहब तो कभी किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, आज अत्रे साहब भी बीच में नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। मैं कोई कह रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं है, जनता की समझ में यही नहीं आ रहा है बजरंग जी क्या कह रहे हैं, आत्रे जी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए तो बैठा हूँ कि इनके जब ये दोनों इस तरह बोल रहे हैं, जब इनकी आवाज किसी की समझ में नहीं आ रही है तो मेरी कौन सुनेगा। नहीं आपकी तो आ रही है हमें प्रॉपर, लेकिन अरुण जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने बताया थे खार्किव में आपकी बेटियां फंसी हुई है, तो उनके साथ कितने और ऐसे बच्चे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं? और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर भी ये जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, बमबारी जो लगातार हो रही है, तो क्या ये वहां भी शुरू हो चुका है ना? जी बिल्कुल, ये बमबारी वहां पे भी की गई
और खार्किव में जिस तरह हमारी यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, खार्किव में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और खार्किव यूक्रेन का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जी। तो वहां पे कल सुबह 5 बजे बमबारी हुई। उस समय बच्चों की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ है, उनकी समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर उन्होंने जैसे तैसे करके पता चला वहां पे एयर बेस भी है, आर्मी बेस भी है, उनके ऊपर रसिया ने स्ट्राइक की। उसके बाद में खार्किव के अंदर कल जो खार्किव की विधानसभा है उसके ऊपर रसिया का झंडा फहरा दिया गया और रसिया की सेनाएं खार्किव के अंदर आ गई थी। तो पैनिक में तो बच्चे थे ही इसमें, ये मैं आप जो पूछ रहे थे, और वहां पे जो बच्चों की बात आपने पूछी, बच्चे वहां पे करीबन 2000 के आसपास बच्चे इस समय हैं। और हरियाणा के भी मेरे ख्याल से ओवरऑल, खैर यूक्रेन में है 2-2.5 हजार हरियाणा के बच्चे, लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया के 16,000 बच्चे, 17,000 बच्चे हैं। सोनीपत की जहां मैं बात करूं, सोनीपत के 5 बच्चे मेरी नॉलेज में हैं जी। बिल्कुल सही बात है। और जहां एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जहां अभी बात हुई थी, हमें अपनी वायु सेना पे और भारतीय सेना पे पूरा गर्व है। हमारी भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा करने में सक्षम है और मुंह तोड़ किसी को भी जवाब देने में सक्षम है। तो उसके ऊपर तो राजनीति करना बंद होना चाहिए कि भारतीय सेना ये कर रही है, वो कर रही है। भारतीय सेना हम सबकी सेना है, वो भारतीय जनता पार्टी की सेना नहीं है। और इससे ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों कह रहे हैं मैं भी भारत का एक नागरिक हूं, अनाज मैं भी खाता हूं, आज ये क्यों हो रहा है? आज भारतीय छात्रों को वहां से जो फ्री में लाने की बात हो रही है, ये वापस लाके उसका भी राजनीति में फायदा उठाएंगे। मैं दलगत राजनीति से की बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं कि ये जो बात चली हुई है कि यहां पे फ्री में वो करके ये लोग अब फ्री में छात्रों को लाएंगे। यूपी चुनाव में जो बचे हुए चरण है उनके अंदर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम भारतीय छात्रों को फ्री में लाए हैं। लेकिन जैसे हमारी आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए ना भाई, आपकी रुचि तो। अत्रे साहब मैं पूछ रहा हूँ, अत्रे साहब मैं पूछ रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं पूछ रहा हूँ। मैं इस देश का एक आम नागरिक के अत्रे साहब इतना तो यकीन मेरे ऊपर रखिए, आपके मैं सवाल कर लूंगा, मैं समझ आ गया। अपने तरीके से हो, साफ राजनीति हो। भारतीय सेना का राजनीति में प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अरुण जी, भारतीय सेना पे अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो देखिए हर किसी के जहन में एक सवाल आएगा। अत्रे साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। मतलब जहाँ पे जरूरत थी वहां तो लाए नहीं, लेकिन अत्रे साहब आपका इंटरेस्ट तो इस बात में होना चाहिए ना, उठाने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, ये काम और मैं दिखा दूंगा, अब ये आने दो। यूपी के जो बचे हुए चरण है उनमें मैं दिखा दूंगा इस चीज का कि प्रधानमंत्री कहते हुए मिलेंगे, आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट तो इसमें होना चाहिए। भारत के इतने छात्रों को सर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी बात तो सुनिए। फ्री में लेके आए हैं, हमने फर्ज पूरा किया है अपना। नहीं, लेकिन अरुण जी मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट तो इस बात में होना चाहिए कि भाई छात्रों की वापसी हो गई, आपके बच्चे अपने घर वापस आ गए सकुशल। आपकी रुचि इसमें क्यों है? क्योंकि अगर वापसी हो जाएगी तो सरकार इसका फायदा उठाएगी यूपी चुनाव में, तो ये तो गलत बात है ना। अत्रे साहब बोलिए जल्दी से, समय कम है मेरे पास, जल्दी से बोलिए अत्रे साहब, समय नहीं है मेरे पास। भारतीय वायु सेना की तरफ से एक बयान आया अभी थोड़ी देर पहले कि हम भारतीय बच्चों को लाने के लिए तैयार। मैंने उस बयान का जिक्र जानकारी के तौर पे प्रोग्राम में अमित जी आपको बता दिया कि सेना की तरफ से ये बात कही गई है। अब यहाँ पे अरुण जी ये कह रहे हैं कि साहब आप राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं सेना को। अरे भाई मैंने तो आपको जानकारी दी है, जो सेना भारतीय वायु सेना की तरफ से एक बयान जारी हुआ, मैंने आपको बता दिया। भारतीय वायु सेना ने अभी भी ये कहा। अब उसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया है अरुण जी ने, अब तो मुझे अरुण जी की मानसिकता पर शक होना शुरू हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ जानकारी दी है कि ये बयान आया है और भारतीय वायु सेना ने कहा है कि हम बच्चों को लाने के लिए तैयार है। अब इसका पॉलिटिकल यूज कौन कर रहा है ये मुझे लगता है दर्शक। ठीक है बजरंग जी जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। मेरी भारत सरकार से अपील है, हमारे हमारे बच्चों को शिक्षित भारत में लाए, इसके ऊपर राजनीति न की जाए, उसके लिए। चलिए मेरे पास समय की कमी है, शुक्रिया आप सभी का, अत्रे साहब आपका, बजरंग जी आपका और अरुण कौशिक जी आपका।
शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि इस जबरदस्त जंग के बीच किस तरीके से भारतीयों की वतन वापसी होगी, किस तरीके से सरकार आने वाले समय में और ज्यादा कड़े कदम उठाएगी, इनकी कैसे भी वापसी हो, क्योंकि 16,000 भारतीय अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। देश भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किस तरीके से सरकार इन सब की सकुशल वापसी करा पाएगी। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।